नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम संजीव डेसवर्क का तीसरा मॉडल पेपर करने वाले हैं। 12th क्लास होगी, राजनीति विज्ञान का एक पेपर होगा अपना, कंप्लीट बेस्ड ऑन द ब्लूप्रिंट एंड बोर्ड मॉडल पेपर 2023। अब ये जो मॉडल पेपर होगा अपना वो तीसरा होगा, 3 नंबर का होगा। आपका समय होगा वो 3.25 घंटे होगा। पिछली बार कोरोना के टाइम जो अपना स्टडी गैप रहा उसकी वजह से अपना 30% सिलेबस घटाया गया था, जो कि समय अपना उस समय 2 घंटा 45 मिनट था। अब अपना जो समय होगा वो 3.25 घंटे होगा और पूर्णांक अपना 80 होगा। कुछ आपके लिए निर्देश दिए हुए होंगे। आपका कीमती समय ध्यान में रखते हुए आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे ही हम पेपर हल करेंगे साथ साथ बता दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ पीडीएफ आपको चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां विजिट करें और आराम से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको ये देखना है कि आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी बीच बीच में पता चल जाए और समझना भी है, तो आप मेरे साथ एक्टिव रहें। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे खंड ए में, और उनमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1949 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो 25 दिसंबर 1991 को, दिसंबर का महीना था, डेट 25 थी और 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया था। उसके परिणाम क्या हुए ये देखना है अपन को। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो विचारधारात्मक लड़ाई थी वो खत्म हो गई, बिल्कुल सही। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म हुआ, ये भी सही। विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में भी बदलाव आया, ये भी सही। मध्य पूर्व में संकट, ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। वर्ष 1987 में 87 में भारत सरकार के द्वारा किस देश में शांति सेना भेजी गई थी? तो श्रीलंका में शांति सेना भेजी गई थी। राजीव जयवर्धने समझौता किस वर्ष हुआ? 1987 में। और उस समझौते के तहत भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी और उसका परिणाम भारत को ये मिला कि भारत को एक युवा प्रधानमंत्री खोना पड़ गया था। तो ये उसी का परिणाम था कि हमें हमारे सामने या हमारे साथ आज राजीव गांधी नहीं है। तो श्रीलंका में भारत के दक्षिण में पड़ोसी देश है, वहाँ पे लिट्टे जो एक आतंकवादी ग्रुप है उसको कंट्रोल करने के लिए, या भारत ने तमिलों की, तो भारतीय जो समुदाय तमिल वर्ग है वो इससे नाराज हो गया कि हमें दबाने के लिए भारत सरकार ने ऐसी कार्रवाई की है। लेकिन भारत का ऐसा कोई मकसद नहीं था, मात्र एक पड़ोसी देश को मदद देना था। सन 1971 में भारत पाक युद्ध के पश्चात किस देश का जन्म हुआ? तो ये बांग्लादेश का हुआ था 1971 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56। निम्न राजनीतिक दलों में से राजनीतिक दल है नया कौन सा है? तो उसमें से आम आदमी पार्टी नया है। राजीव गांधी की हत्या कब हुई? 1991 में। निम्न में से किसी सोवियत संघ का उत्तराधिकारी चुना गया? तो वो देश था रूस। प्रथम पंचवर्षीय जो कि सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे, तो दिसंबर 1991 को सोवियत संघ विभाजित हो गया और उस जो सोवियत संघ ग्रुप जो विभाजित हुआ उसका उत्तराधिकारी बनाया गया था रूस को। रूस एक जो यूएनओ में सुरक्षा परिषद का स्थायी देश है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पे दिया गया था? कृषि पे। दूसरी में दिया गया था उद्योग पे। तो पहली पंचवर्षीय योजना पूछी गई है कृषि। 1965 में ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत की तरफ से उस समय तत्कालीन समय में अपनी लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान की तरफ से नेता थे वो थे अयूब खान। ताशकंद समझौता 1965 में, और शिमला समझौता हुआ था वो हुआ था 1972 में। तो तय पहले आता है क खगड़े में और स बाद में आता है। तो आप
ताशकंद पहले हुआ, शिमला बाद में हुआ, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद। तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। समग्र क्रांति के संस्थापक कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे समग्र क्रांति के संस्थापक। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों में दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1945 में। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 शहर थे, और अगस्त 1945 में जैसे ही परमाणु बम गिराए दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का चुनाव कौन करता है? तो आम सभा या कहें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा। सुरक्षा परिषद में पूर्ण बहुमत द्वारा होता है। सुरक्षा नीति के का जो संबंध है युद्ध की आशंका को रोकने से होता है। ये किसमें कहा जाता है? अपरोध में। 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ विधानसभाओं के भी चुनाव हुए थे। कांग्रेस पार्टी में टूट के पश्चात मोरारजी देसाई किस में शामिल हुए थे? कांग्रेस ओ में, क्योंकि 1969 में कांग्रेस विभाजित हुई तो 2 दल बने थे, एक कांग्रेस आर और एक कांग्रेस ओ। तो मोरारजी देसाई सिंडिकेट के सदस्य थे। सिंडिकेट क्या था? तो सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर ही ताकतवर नेताओं का समूह था, जिसे सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने वीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। वीपी मंडल किससे संबंधित है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने से, ओबीसी को आरक्षण देने से, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, अन्य पिछड़ा वर्ग। अति लघुत्रात्मक प्रश्न। 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। सोवियत संघ के नेतृत्व में बने पूर्वी यूरोप के देशों में सैनिक संगठन बना, उसका क्या नाम था? वारसा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 को। शोक थेरेपी का कोई एक परिणाम बताना है। तो शोक थेरेपी एक प्रकार का आर्थिक मॉडल था, तो इसका परिणाम बताना है। तो सोवियत संघ से जो अलग हुए देश, उन्होंने उदारवादी पूंजीवादी आर्थिक मॉडल को अपनाया। ब्रेटन वुड प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार के नियम तय किए गए थे? तो ब्रेटन वुड प्रणाली में 2 संस्थाओं का जन्म हुआ था, एक विश्व बैंक और एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसमें विश्व में व्यापार के नियम तय किए गए थे। तो व्यापार के नियम तय किए गए थे। किस प्रकार के नियम तय किए गए थे? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? तो अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध चलाया गया एक सैनिक अभियान था, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। क्वाटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब और किस देश में हुआ? तो ये कब हुआ? 1997 में हुआ। कहाँ पे हुआ? जापान के शहर क्वाटो में। साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? तो साझी संपदा वे संसाधन जिन पे व्यक्ति की बजाय, कोई व्यक्ति विशेष की बजाय पूरे समुदाय का अधिकार हो, उसे साझी संपदा कहते हैं। विश्व संस्कृति के नाम पे क्या होता है? तो विश्व संस्कृति के नाम पे शेष विश्व की जो संस्कृति होती है, उस पर विश्व संस्कृति को लाद दिया जाता है। वैश्वीकरण के जिम्मेदार कोई 2 कारण बताने। वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार, वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का आपस में जुड़ाव या एक होना। तो वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार जो कारक हैं वो हैं परस्पर जुड़ाव, प्रौद्योगिकी का विकास, तकनीक के विकास। ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया था? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया था, जो कि ये अपने आंध्र प्रदेश में चला था। ताड़ी तेलुगु भाषा में शराब को कहते हैं। बामसेफ का पूरा नाम बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। नेक्स्ट अपना जो खंड होगा वो खंड ब होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुंचाने के लिए बड़ी मेहनत की गई है। तो आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स ज़रूर इम्प्रूवमेंट में आपको मदद मिलेगी। एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपके लिए कीमती समय है। अपने और अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार करना है
तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, संभव सब है। ऑपरेशन इन फाइटर रिच का क्या अर्थ है? तो अमेरिका द्वारा, यानी ऑपरेशन इन फाइटर रिच, अमेरिका ने 4 सैनिक अभियान चलाए थे। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पता होगा, अगर नहीं है तो इसके बारे में भी एक बहुत छोटा सा अपन बना सकते हैं, आप तक पहुंचा दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अमेरिका द्वारा 1998 में सूडान और अफ़गानिस्तान, अमेरिका ने अपनी दादागिरी साबित करने के लिए, अपने प्रभुत्व को साबित करने के लिए 4 सैनिक अभियान चलाए थे। अफ़गानिस्तान में अल-कायदा के विरुद्ध, अल-कायदा जो कि एक आतंकवादी गुट है, उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की, उसका नाम है ऑपरेशन इन फाइटर रिच। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीलंका में लीटे की प्रमुख मांग क्या थी? तो श्रीलंका में जो लीटे एक आतंकवादी गुट है, तो ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि लीटे कहाँ का आतंकवादी गुट है? श्रीलंका का, भारत का दक्षिण में पड़ोसी देश है। और लीटे की प्रमुख मांग थी कि जो श्रीलंका के तमिल हैं उनके लिए अलग देश तमिल ईलम बनाने की मांग। पारस्परिक सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? पारंपरिक जो सुरक्षा है उसका तात्पर्य क्या है? तो पारंपरिक सुरक्षा हिंसा का प्रयोग जहाँ तक हो सके कम से कम करना है। न्याय युद्ध की परंपरा का इसमें विस्तार पे ध्यान दिया जाता है। शस्त्र नियंत्रण पे ध्यान दिया जाता है। रियो सम्मेलन के कोई 2 परिणाम बताने हैं। रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में, उसके परिणाम बताने। पर्यावरण को विश्व राजनीति का इसमें मुद्दा बना दिया गया। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी, जलवायु परिवर्तन पे भी ध्यान था, जैव विविधता को भी बचाना था और वानिकी को भी। इसके संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए और एजेंडा 21 भी इसी में तय किया गया था। विश्व सामाजिक मंच है, WSF क्या है? तो विश्व सामाजिक मंच नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए, कौन सी वैश्वीकरण का? नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए एक विश्वव्यापी सामाजिक मंच है और इसके सदस्य हैं वो है मानव अधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता। नेक्स्ट और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न रहने के प्रमुख कारण क्या है? भारत का ही पड़ोसी देश और भारत से ही कभी अलग हुआ 1947 में पाकिस्तान। भारत में अब तक लोकतंत्र कायम है 75 वर्षों से, लेकिन पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं रह सका। तो ऐसा क्या कारण है? तो पाकिस्तान में सेना, धर्मगुरु और जो भूस्वामी हैं उनका दबदबा रहता है। सेना का सरकार पे दबाव रहता है, आतंकवादी गुट हैं उनका भी दबाव रहता है सरकार पे, पश्चिमी देशों का भी यहाँ स्वार्थ काम करता है। तो ये सब कारण हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाता। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को स्पष्ट करना है। तो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का अभिप्राय है कि वातावरण में जो तापमान में वृद्धि हो रही है उसका संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है। तो इसके लिए इसका जो समस्या पैदा होती है ग्लोबल वार्मिंग से वो है कि समुद्र तल की ऊंचाई इससे बढ़ती है, ग्लेशियर पिघलते हैं, समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ती है और समुद्र तटीय इलाके जलमग्न होने का खतरा रहता है। मतदान के किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन करना है, मतपत्र द्वारा मतदान और एक ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम मशीन द्वारा मतदान किया जाता है। पहले मतपत्र से होता था, आजकल मशीन आई हुई है ईवीएम मशीन। 1967 के चौथे आम चुनाव, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना। 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस दल की प्रमुख चुनौतियां क्या थी? 1967 तक कांग्रेस एकमात्र राजनीतिक दल था जो केंद्र और राज्य दोनों जगह, या कहें कि लोकसभा और विधानसभा दोनों में अपनी सरकार बना लेता। लेकिन 1967 में कुछ चुनौतियां पैदा हो गई, तो वो बतानी। देश में आर्थिक संकट था उस समय
और विपक्षी दलों द्वारा एक नारा दिया जा रहा था जिसका नाम था गैर कांग्रेसवाद। तो आर्थिक संकट और गैर कांग्रेसवाद प्रमुख समस्या थी उस समय, या कांग्रेस दल के सामने प्रमुख चुनौती थी। इसमें और भी लिख सकते हैं, पर कौन सी चुनौती थी? कांग्रेस के सामने एक प्रमुख चुनौती उत्तराधिकार की भी थी, क्योंकि 1966 में हमने 1966 में लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री खो दिया, और 1964 में हमने खो दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये उत्तराधिकार संकट भी उस समय पैदा हुआ था। आया राम गया राम की जो घटना है वो किस वर्ष हुई और किससे संबंधित घटना है? तो आया राम गया राम की घटना 1967 के चुनाव के समय की है, और ये घटना हरियाणा राज्य से संबंधित है। और उस समय कांग्रेस के विधायक थे गया लाल, और ये उनसे संबंधित है। आया राम गया राम यानी इन्होंने एक से अधिक पार्टियां बदल ली थी, इसलिए ये जुमला उस समय चला था आया राम गया राम का। दल बदल से संबंधित है। अगर आप और भी सोर्स से आपसे पूछ लिया जाए कि दल बदल से संबंधित कौन सी घटना उस समय प्रचलित थी, तो यह आया राम गया राम। दल बदल यानी एक दल से चुन के आए तो अपने स्वार्थवंश फिर दूसरे दल में शामिल हो जाए, तो उसे कहते हैं दल बदल। चिपको आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी? चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चला था। सुंदरलाल बहुगुणा इसका नेतृत्व कर रहे थे। ये जंगलों की कटाई का ठेका किसी बाहरी व्यक्ति को न दिया जाए, इनकी मांग थी। सरकार लघु उद्योग के लिए कम कीमत पर सामग्री उपलब्ध कराए और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण हो। क्षेत्रवाद के उदय के दो कारण कौन से हैं? पिछली बार क्षेत्रवाद वाला चैप्टर था वह अपना हटा दिया गया था। तो अगर आप इसको, ये जो चैप्टर है क्षेत्रवाद या क्षेत्रीय आकांक्षाएं, ये अलग से समझना है तो इसके लिए भी टॉपिक डाला हुआ है, वो देख सकते हैं आप। बड़े सरल और सहज तरीके से समझाया हुआ है वो। उसके सभी प्रश्न आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए हुए हैं। तो क्षेत्रवाद के उदय के कारणों में भाषावाद और जातिवाद। द्रविड़ आंदोलन की किन्हीं दो विशेषताओं को उजागर कीजिए। द्रविड़ आंदोलन दक्षिण भारत का प्रमुख क्षेत्रीय आंदोलन था। क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति इस आंदोलन द्वारा हो रही थी। तो द्रविड़ आंदोलन की दो विशेषता बतानी है। तो ये ब्राह्मणवाद के वर्चस्व के विरोध में था। ये उत्तरी भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो प्रभुत्व था उसको भी नकार रहा था। साथ ही क्षेत्रीय आकांक्षा की भी स्पष्ट अभिव्यक्ति इसमें हो रही थी। खंड 6 में करेंगे हम। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और उत्तर की जो शब्द सीमा होगी वो 100 शब्द होंगे। ऑपरेशन फ्लड के बारे में आप क्या समझते हैं? 3 मार्क्स का अपना प्रश्न हो गए। तो ऑपरेशन फ्लड 1970 में चलाया गया एक ग्रामीण विकास का कार्यक्रम था। 1970 किससे संबंधित था? ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित था। सहकारी दुग्ध उत्पादकों को उत्पादन और वितरण का एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ये मात्र डेयरी विकास कार्यक्रम नहीं था। ये इसका जो उद्देश्य था वो था ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करें, यानी ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और गरीबी से उनको दूर रखना। तिब्बत समस्या या तिब्बत का मसला क्या है? भारत चीन के बीच ये तनाव का विषय कैसे रहा, बताइए। तो तिब्बत का जो मसला है, तिब्बत हिमालय यानी भारत के उत्तर में कहें तो एक प्रमुख क्षेत्र है। कभी ये स्वायत्त क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया और 1958 में चीन के जो आधिपत्य था उसके विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह हुआ। और उसी समय तिब्बत के धार्मिक गुरु यानी विकट परिस्थितियों को देखते हुए धार्मिक गुरु जो कि दलाई लामा थे, इन्होंने भारत में शरण ले ली, जिसका चीन ने विरोध किया। और तभी से चीन का जो तिब्बत का जो मसला है वो भारत और चीन के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। जनता पार्टी ने जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग का गठन किया। किस पार्टी ने किया? जनता पार्टी ने। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जनता पार्टी है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की तो स्थापना 1980 में हुई थी।
अप्रैल 1980 में। ये 1977 की बात चल रही है। जनता पार्टी ने 1977 में एक आयोग गठित किया जिसका नाम था शाह आयोग। शाह आयोग क्यों गठित किया गया, इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई और इसके क्या निष्कर्ष निकले। शाह आयोग आपातकाल की जांच करने के लिए गठित किया गया था एक आयोग, और जनता पार्टी ने इसको गठित किया था। भारत में 25 जून 1975 को के दिन आपातकाल घोषित किया गया। उसकी जो कार्रवाई की जांच करने के लिए आयोग का गठन किया गया। आयोग की जांच में पाया गया कि इस अवधि में जो भी कार्य हुए सरकार के द्वारा वो गैर संवैधानिक कार्रवाई थी। शाहबानो मामला क्या था, ये इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने कांग्रेस विरोधी रुख क्यों अपनाया। शाहबानो मामला ये एक मुस्लिम महिला का मामला था, यानी शाहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला थी, 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला। शाहबानो मामला एक 62 वर्षीय तलाकशुदा महिला का मामला था और अपने पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में अर्जी दायर कर दी। अदालत ने शाहबानो के पक्ष में ही फैसला सुना दिया, लेकिन तत्कालीन सरकार थी उस समय, राजीव गांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, और इस सरकार ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के दबाव में आकर सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को पलटवा दिया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि ये एक अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई एक विशेष आवश्यक रियायत है जो तुष्टीकरण कहलाता है। धार्मिक तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया बीजेपी ने कांग्रेस पर। हालांकि कांग्रेस को इससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। अब अपने निबंधात्मक प्रश्न होंगे। निबंधात्मक प्रश्न होंगे। खंड होगा दय अपना। शीत युद्ध के उदय के कारण, शीत युद्ध शुरू क्यों हुआ उसके उदय के कारण बताने हैं। शीत युद्ध कालीन जो द्विध्रुवीय विश्व है उसकी चुनौतियों का वर्णन करना है। द्विध्रुवीयता को चुनौती कौन दे रहा था, कौन कौन सी संस्थाएं थी, उसके बारे में बताना है। तो शीत युद्ध के उदय के कारण जब हम देखें तो प्रमुख कारण थे दोनों गुटों के बीच परस्पर भय और संदेह का वातावरण। दोनों गुट अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों महाशक्तियों की विरोधी विचारधारा थी। एक पूंजीवादी थी तो दूसरी साम्यवादी। पूंजीवादी, उदारवादी और लोकतंत्र में विश्वास करने वाली अमेरिका, दूसरी ओर समाजवादी और साम्यवाद में विश्वास रखने वाली सोवियत संघ। सोवियत संघ ने अमेरिका के परमाणु बम का रहस्य छुपाया था। सोवियत संघ से अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ और अमेरिका मित्र देशों में शामिल थे और दूसरे देशों जर्मनी, इटली इनसे लड़ रहे थे, तो एक साथ ही थे। लेकिन अमेरिका ने सोवियत संघ से परमाणु बम का रहस्य छुपाया भी, लेकिन छुपाया ही छुपाया। इसके साथ ही दूसरा और भी किया कि उसने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए परमाणु बम गिरा भी दिया। तो इससे सोवियत संघ बहुत नाराज हुआ। जर्मनी का विभाजन भी इसमें प्रमुख कारण था। दोनों का एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करना, दोनों महाशक्तियों द्वारा अपरोध का तर्क दिया जाना, इसके प्रमुख कारण थे। आसियान के कार्य, भूमिका एवं उपलब्धियों की चर्चा करनी है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर अथवा में प्रश्न है भारत चीन संबंध या चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। तो आसियान का कार्य, भूमिका और उपलब्धियां। आसियान क्या है? आसियान दक्षिणी पूर्वी देशों का एक संगठन है, सहयोग संगठन है, और आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। इसके बारे में हम देखेंगे कि आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक क्षेत्रीय संगठन है। आसियान द्वारा टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने वाली नीति अपनाई गई है, जिसे आसियान शैली भी कहा जाता है। और जो औपचारिक टकराव है उसकी बजाय, टकराव की बजाय अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप की आसियान शैली से आसियान ने कई अपने जो पड़ोसी देश थे उनसे विवाद और तनाव को ख़त्म किया है।
मुख्य उपलब्धियां इसकी क्या हैं? राजनीतिक सुरक्षा और सहयोग के आधार पे आसियान आगे बढ़ता जा रहा है। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी एक दूसरे देश आपस में सहयोग कर रहे हैं। एशियाई समुदाय के गठन के लिए प्रयास किया जा रहा है और आसियान एक राजनीतिक मंच के रूप में काम कर रहा है। भारत चीन संबंध 1949 के बाद कुछ समय के लिए दोनों देशों के बीच संबंध रहे। भारत और चीन के बीच हम संबंधों को देख रहे हैं तो 1949 के बाद कुछ समय तक तो भारत और चीन के बीच संबंध बहुत अच्छे रहे, मित्रता वाले रहे और हिंदी चीनी भाई भाई का एक नारा भी उस समय प्रचलित था। दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत काम कर रहा था। पंचशील के सिद्धांतों को उस समय लागू किया गया था। चीनी नेता और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1954 में पंचशील का सिद्धांत यानी 5 नियम तय किए गए थे, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं थी, मुद्दे थे जिनके आधार पर भारत और चीन के बीच लंबे समय तक मित्रतापूर्ण संबंध नहीं रहे, जिसमें तिब्बत का तो प्रश्न हम ऊपर देख ही चुके हैं। तो तनाव के मुद्दे प्रमुख ये हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी है, नोटबुक है परीक्षा में, तो उसको शानदार तरीके से पॉइंट डालें, स्टार बनाएं और अंडरलाइन करें। तो तिब्बत का प्रश्न, मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, उसका भी विवाद है क्योंकि मैकमोहन रेखा स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजी शासन द्वारा तय की गई थी, जिसको मानने के लिए चीन तैयार नहीं है। भारत के परमाणु परीक्षण पर चीन विरोध करता है। भारत ने 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया जिसका चीन ने विरोध किया था। चीन पाकिस्तान के बीच बढ़ती निकटता भी इसका प्रमुख कारण है। अन्य मुद्दे भी, जैसे चीन नेपाल को भारत के विरुद्ध सहयोग देने के लिए तैयार रहता है और सैनिक अड्डे भी बनाने का प्रयास कर रहा है और समय समय पर भारतीय सीमा में भी चीन घुसपैठ करता रहता है। दूसरा अपना था उसमें अथवा वाले में कि चीनी अर्थव्यवस्था किस तरीके से बढ़ती जा रही है। तो चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान 1950 और 60 के दशक में चीन में जब बात करें तो चीन अपना आर्थिक विकास 1950 और 60 के दशक में ज़्यादा नहीं कर पाया था क्योंकि उस समय राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। लेकिन 1970 के दशक में चीन के सामने एक बड़ा संकट आया, आर्थिक संकट, और उसके बाद चीन ने अमेरिका की तरफ अपने हाथ बढ़ाए, यानी रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए और एक नीति अपनाई जिसका नाम था खुले द्वार की नीति। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन ने। और खुले द्वार की नीति का प्रयोग किया चीन ने खेती में और उद्योगों में, और यहाँ निजीकरण पे जोर दिया जिससे चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण को समझाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। या फिर दूसरा अथवा में है कि राज्यों के पुनर्गठन के मसले ने देश में अलगाववाद की भावना को कैसे पनपाया। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की सिफारिशों का मूल्यांकन कीजिए। स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण को समझाना है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण जब हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष एकीकरण की प्रमुख चुनौती थी और ये चुनौती 3 रूपों में हमारे देश के सामने उस समय तत्कालीन समय में जो नेता थे उनके सामने आई। तो सबसे बड़ी समस्या थी विभाजन की। देश विभाजित हो गया था। विस्थापन की, यानी एक पाकिस्तान से भारत की तरफ तो भारत की ओर से पाकिस्तान की तरफ लोग बड़े स्तर पर विस्थापित हो रहे थे। पुनर्वास की भी उन लोगों की समस्या थी कि उनको कैसे पुनर्वास यानी पुनः बसाया जाए। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की चुनौती। तो किस तरीके से भारत अपने को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, जैसे पाकिस्तान ने मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया। भारत में सिर्फ एक ही धर्म नहीं था, और भी कई धर्म हैं, यानी भारत को विविधता में एकता स्थापित करनी थी तो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना पड़ा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़ा योगदान था उस समय देश को कि उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया, जिन्ना की तरह एक धार्मिक देश नहीं बनाया। रियासतों के विलय की भी देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उस समय क्योंकि उस समय 565 रियासतें थी। तो लगभग रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री भी थे,
तो उनके द्वारा लगभग रियासतों को बनाने का प्रयास कर लिया गया, लेकिन उस समय जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर ये ऐसी रियासतें थी जो भारत में विलय होने के लिए तैयार नहीं थी। तो इनको भी जैसे जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवा लिया गया, हैदराबाद में पोलो नाम की सैनिक कार्रवाई कर दी गई और जम्मू कश्मीर को भी सहमति पत्र या विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके शामिल करने का या विशेष रियायत देके अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया। हालांकि अब 370 को निष्क्रिय कर दिया गया है 2019 के एक संविधान संशोधन द्वारा। तो रियासतों के विलय की भी चुनौती थी कि किस तरीके से रियासतों को एक किया जाए, भारत संघ बनाया जाए और भारत का एकीकरण किया जाए। राज्यों के पुनर्गठन की भी चुनौती थी, यानी जब आंध्र प्रदेश में श्री रामल्लू ने भूख हड़ताल कर दी और उनकी मौत हो गई, तो राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए एक आयोग बनाना पड़ा। भाषा के आधार पे किस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, भाषा के आधार पे किया जाए या प्रशासनिक आधार पे किया जाए, उनके आर्थिक विकास के आधार पे किया जाए, ये समस्या थी उस समय। तो एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने, जो कि 1953 में बनाया गया था, 56 में अधिनियम पारित हो गया। अथवा का जब हम देखें तो अथवा में कर सकते हैं राज्य पुनर्गठन से अलगाववाद की भावना का पनपना, ये बताना है। तो आज़ादी के बाद के शुरू से ही ये चिंता थी कि अलग राज्य बनाने की मांग है वो सही नहीं है, और अलग राज्य की मांग को अगर मान लिया जाएगा तो देश की एकता और अखंडता नहीं बच पाएगी, यानी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो आशंका दूसरी ये भी थी कि नए भाषाई राज्य बनाने से अलगाव की जो भावना पैदा होगी, अलगाव की मतलब अलग होने की भावना, तो देश के एकीकरण के समक्ष एक बड़ी चुनौती होगी। और ये आशंका थी कि अगर हर इलाके की क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया जाएगा तो बंटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आ जाएगी। दूसरा अंदाजा ये भी लगाया जा रहा था। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया। दोनों ही आशंकाएं थी उस समय, लेकिन दूसरी जो आशंका थी लोकतांत्रिक कदम होगा, वास्तव में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए राज्यों का पुनर्गठन करना, राज्यों की जो मांग है, आशा है, उम्मीद है, क्षेत्रीय मांग है, आकांक्षाएं हैं, उनको मानना भारत के लिए एक लोकतांत्रिक का जो कदम है वो साबित हुआ। जो 14 राज्य थे उस समय और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारत में राज्य टूटे हैं, संघ नहीं टूटा। कहने का मतलब भारत के संविधान में एक शब्द यूज किया गया है भारत की संघीय व्यवस्था में कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है। अमेरिका की तरह एक समझौता नहीं है, ये राज्यों का संघ है। इसमें संघ नहीं टूट सकता, राज्य टूट सकते हैं। सही राज्य पुनर्गठन की सफलता या कहें कि इसका मूल्यांकन कैसे करें कि एक अच्छा कदम हुआ, इसकी आलोचनात्मक विवरण या आलोचनात्मक मूल्यांकन भी कह सकते हैं। तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की घटना को 50 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हुई है। राज्यों की मांग और आशा उम्मीदों को एक केंद्र में जगह मिली है, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला है, सभी वर्गों की आवाज़ भारत बना है। तो हम कह सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग एक अच्छा कदम था। उस समय के तत्कालीन नेताओं की सोच थी वो कितनी आगे थी, तो हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये मॉडल पेपर हल किया। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण इसी तरीके के अगले मॉडल पेपर के साथ और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक आप मस्त रहें, टेंशन ना लें। किसी प्रकार की टेंशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और आपके एग्ज़ाम का कीमती और महत्वपूर्ण समय आपको यूज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक्स।